हेलो मेरे भाई। तो आप सभी का मिस्टर प्रेम चोपड़े की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो न्यू यूनिट ऐड हुआ है ना क्लास 10th का, वही स्टार्ट करने वाले हैं। ये अप्रैल है 2025 का अप्रैल चल रहा है। आज शायद 7 नहीं 6 आज डेट है 6 अप्रैल 2025 और इस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अब जितना जल्दी आपके पास में पहुंच जाए और जितना जल्दी आप इस वीडियो को देख ले। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं। सिर्फ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के लिए जितना सारा हमें पहले पढ़ चुके हैं वो सब का यूज आने वाला है। बहुत सारा उसमें से पॉइंट्स है जिसका यूज हम करने वाले हैं, वे सारे चीज देखेंगे। मतलब कि ये जो पहला वीडियो हो रहा है ना, इसमें हर एक पॉइंट्स जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर ट्रिग्नोमेट्री में हमें यूज करने, वे सारे पॉइंट भी देखेंगे हम लोग आज। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है वो मेनली ट्रेंगल से रिलेटेड है। तो पहले ट्रेंगल को देख लेते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, ट्रेंगल क्या होते हैं, कौन सा ट्रेंगल का यूज करना है इसमें, चलो वो पहले देख लेते हैं। तो जो मेरा होता है ट्रेंगल हालांकि डेफिनेशन का यूज नहीं है, लेकिन चाहो तो बोल सकते हो। ट्रेंगल क्या होता है? सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। मतलब 3 लाइन सेगमेंट से 1 2 3 लाइन सेगमेंट से सिंपल क्लोज फिगर ओपन फिगर ना हो, उसी को ट्रेंगल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक और ये दूसरा और ये रहा मेरा तीसरा। 3 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 लाइन सेगमेंट है। अगर ये तीनों के तीनों लाइन सेगमेंट से ये क्लोज फिगर बन रहा है। यहाँ पे देखो क्लोज फिगर का मतलब कि कहीं से ओपनिंग ना हो, यहाँ भी ओपनिंग नहीं है, कहीं पे भी सब कंटिन्यूअस है, क्लोज है। तो इसको हम लोग इस फिगर को ट्रेंगल कह सकते हैं। नाम देना चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, A B C, बस खत्म। अगला जो टॉपिक है इसी में वो है टाइप्स ऑफ ट्रेंगल। ट्रेंगल के टाइप्स देखेंगे। जो ट्रेंगल का टाइप्स है ना, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे ट्रेंगल है, ये रहा मेरा ट्रेंगल। तो ट्रेंगल के दो टाइप्स, दो सिस्टम है, समझ जाओ। दो सिस्टम है। पहला सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। और जो दूसरा सिस्टम है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, बेसिस ऑफ एंगल। मतलब कि साइड के अकॉर्डिंग ट्रेंगल के टाइप्स, साइड के अकॉर्डिंग, ये साइड, ये वाला साइड ए बी साइड है, बी सी भी साइड है, ए सी भी साइड है, तो साइड के अकॉर्डिंग ट्रेंगल्स के टाइप्स। फिर ये एंगल है बी वाला, ये वाला एंगल है, फिर ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ ट्रेंगल, ये दो कंडीशन बन रहे हैं ना, तो दोनों की कंडीशन। तो पहले साइड वाला देखेंगे, जैसे कि ए बी मेरा साइड है, बी सी भी साइड है और ए सी भी साइड है। तो पहले साइड के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ट्रेंगल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो जो पहला नंबर है वो है स्केलेन ट्रेंगल। स्केलेन ट्रेंगल, ये ट्रेंगल का ऐसे ऐसे और ऐसे बना देना, ये ट्रेंगल का सिंबल होता है। ट्रेंगल लिख दे या ट्रेंगल का सिंबल दे दे, एक ही चीज है। तो पहला जो है स्केलेन ट्रेंगल है। अब जानते हैं ट्रेंगल है और ट्रेंगल के 3 साइड होते हैं। तो स्केलेन ट्रेंगल क्या होगा? वैसा ट्रेंगल जिसका तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट का हो। मतलब कि ए बी जो साइड है और बी सी जो साइड है और ए सी जो साइड है, तीनों का जो मेजरमेंट हो डिफरेंट हो, एक किसी का किसी के बराबर में नहीं हो। यहां पे क्या लिख सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ साइड लेंथ आर डिफरेंट, या फिर इसी को ऐसे ही बोलते थे, द ट्रेंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। अपना अपना डिफिनेशन करने का, अपना अपना डिफाइन करने का अपना अपना तरीका है, अपना अपना सलीका है, कैसे भी कर सकते हैं डिफाइन। लेकिन हमें डेफिनेशन रटने से कोई फायदा वाला नहीं होने वाला, बस समझना है। जैसे स्केलेन ट्रेंगल क्या होगा? जैसे कि ट्रेंगल है ABCD है ना, ABC है ना ट्रेंगल। तो जो AB का लेंथ होगा ये बराबर नहीं होना चाहिए इसके बराबर, BC के। EB बराबर नहीं होना चाहिए AC के। मतलब कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं ना हो, उसी को स्केलेन ट्रेंगल कहेंगे। अगला जो मेरा टाइप्स ऑफ ट्रेंगल है साइड के बेसिस पे, दूसरा नंबर वो है आइसोसेलेस।
अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक ये तो रहेगा ट्रायंगल ही रहेगा, ट्रायंगल ही, बस कोई सा भी दो साइड बराबर हो जाए, कोई सा भी दो, फिक्स नहीं है कि यही दो को बराबर होगा तो होगा। जैसे कि मान लो ये ट्रायंगल है तो हो सकता है ए बी ए सी बराबर हो जाए, ये भी हो सकता है ए बी और बी सी बराबर हो जाए, ये भी हो सकता है कि ए सी और बी सी बराबर हो जाए, ये भी हो सकता है। मतलब कोई सा भी दो को साइड जो है ना, कोई सा भी दो को साइड है वो बराबर हो जाना चाहिए। यहां पे क्या लिख सकते हैं, एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल। जैसे कि छोटा सा तरीका कैसे देख सकते हैं इसमें, तो इसमें लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, और ये जब ये दो को बराबर होगा ना तो तीसरे का बराबर नहीं होना चाहिए, तीसरे का बराबर नहीं होना चाहिए, दो ही को कोई बराबर होगा, या तो ए बी और ए सी बराबर होगा, नहीं तो ए बी और बी सी बराबर होगा, नहीं तो ए सी और बी सी बराबर होगा, कोई सा भी दो को साइड ही बराबर होगा, तो उसी को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। इसी ट्रायंगल के साइड के अकॉर्डिंग जो तीसरा टाइप है उसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। जो 3 नंबर है तीसरा है वो है इक्विलैटरल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका सारा का सारा साइड ही बराबर हो, ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब ऑल साइड्स का मतलब होता तो तीन ही है, ऑल कहेंगे तो मतलब तीन साइड जाता है, तो ऑल का मतलब तीनों ही साइड आपस में बराबर हो, उसी को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि ये ए बी है, ये बी सी है और ये ए सी है, ई ई ई, तीनों ही आपस में बराबर हो जाए तो उस ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस, ये उस ट्रायंगल को हम लोग जब तीनों साइड बराबर हो जाएगा तो उस ट्रायंगल को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी होगा बराबर ए सी के और ए सी होगा बी सी के, ये सब के सब साइड बराबर होने वाले हैं। इसके साथ में एक और इसमें पॉइंट्स याद करने वाला क्या है, इसका जो हर एक एंगल होता है, ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब ये अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये वाला भी एंगल 60 होगा, ये वाला भी 60 होगा और ये वाला भी 60 होने वाला है। तो ये थे मेरे साइड के अकॉर्डिंग, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोग जो देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसके अकॉर्डिंग जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है उसमें से जो सबसे पहला है, एक नंबर है, वो है एक्विट एंगल ट्रायंगल। अब यहां देखो इसका जो डेफिनेशन है या फिर इसको आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है इसी में छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, एक्विट एंगल। और एक्विट एंगल का मतलब जानते ही हैं, वैसा एंगल जो 0 से ग्रेटर हो और 90 से स्मॉलर हो, उस एंगल को एक्विट एंगल कहते हैं। अब ये ट्रायंगल की बात कर रहा है तो वैसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल ना, तीनों एंगल वो 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। तीनों एंगल क्या होना चाहिए, लेस देन 90 होना चाहिए। उस ट्रायंगल को हम लोग एक्विट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ऑल एंगल लेस देन 90। तीन एंगल होते हैं, 1 2 3, तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, तीनों एंगल का मेजरमेंट अगर सम करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे एंगल ए कर दे प्लस एंगल बी कर दे प्लस एंगल सी कर दे तो ये तो 180 होगा ही। लेकिन अगर एक्विट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा और ये भी 90 से कम ही होने वाला है। जो दूसरा टाइप है इसका वो है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, वैसा ट्रायंगल जिसमें कोई सा एक एंगल, वैसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 के बराबर में हो, एनी वन एंगल, वन एंगल इक्वल टू 90। कोई एक, तीन एंगल है ना, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, तो उस तीनों एंगल में कोई एक ही एंगल जो होगा वो 90 के बराबर में होने वाला है। तीनों एंगल में कोई एक एंगल अगर 90 के बराबर में हो गया, आगे 1 2 3 तीनों में एक कोई सा भी 90 के बराबर में हो गया तो इस पूरे ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानेंगे। अगला जो है
तीसरा नंबर टाइप वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल का मतलब क्या होता है? तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है? वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट जो है ना वो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। सेम टू सेम इसके लिए भी यही होगा। एनी वन एंगल, कोई सा एक ही एंगल क्या होना चाहिए? लाई बिटवीन 90 एंड 180। कोई एक एंगल इसके बीच में लाई करना चाहिए, मतलब इसी के बीच में आना चाहिए। एनी वन एंगल लाई बिटवीन 90 एंड 180 का मतलब क्या होगा? 90 से लेकर के 180 के बीच में कोई एक एंगल आ जाना चाहिए। तीन एंगल है तो तीन में से कोई एक एंगल आना चाहिए। उसी ट्रेंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल कहेंगे। तो ये थे ट्रेंगल्स, और ट्रेंगल के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स थे और उनके अलग अलग आइडेंटिफाई करने का तरीके थे। इसमें जो मेरा सबसे ज्यादा यूज है ना, जो सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में यूज है, वो है मेरा राइट एंगल ट्रेंगल। इसमें अभी और सारे पॉइंट्स है, ये तो बस आइडेंटिफाई करना बताया है ना कि ये राइट एंगल ट्रेंगल तो ये होते हैं, ये होते हैं। अभी इसके अंदर और भी सारे पॉइंट्स हैं जो हमें यूज करने हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब उस वाले पॉइंट्स को देखेंगे कि राइट एंगल ट्रेंगल में हमें क्या क्या पढ़ने हैं और कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल से। तो चलिए, जिन्हें भी इसे ये लिखना चाहते हैं लिख लो जल्दी से। देखते हैं आगे राइट एंगल ट्रेंगल। हटा दे इसको। अब मेरा टॉपिक क्या रहेगा? राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल में भी बहुत सारा पॉइंट्स है, पहले उसे देखते हैं फिर आगे देखेंगे। राइट एंगल ट्रेंगल, तो इसका डेफिनेशन क्या था? कोई एक एंगल 90 के बराबर में होगा। तो चलो ये ट्रेंगल बना देते हैं, नेम भी कर देते हैं ए बी सी, और ये मान लो 90 बन गया। तो ये ट्रेंगल तो राइट एंगल ट्रेंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें बी जो एंगल है वो मेरा 90 है। अब यहां देखो, एंगल बी जो मेरा 90 है तो एंगल ए और एंगल सी क्या होगा? एंगल ए एंड एंगल सी क्या होगा? इक्विट एंगल होगा। पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है, पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है। दूसरा पॉइंट, जब भी राइट एंगल ट्रेंगल होगा तो जो जहां पे 90 बनेगा उसके जो सामने वाला एंगल होगा, जब भी राइट एंगल ट्रेंगल होगा, जब कभी भी राइट एंगल ट्रेंगल होगा तो जहां पे 90 बनेगा उसके सामने वाले एंगल को हम लोग हाइपोटेनस कहेंगे। तो एसी क्या है इसके लिए? हाइपोटेनस है। जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हाइपोटेनस तो हो गया। अब एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। अब ये दो साइड बच गया ना, तो अब ये दोनों साइड में कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है और कोई भी बेस हो सकता है। कब तक? क्या है, हम इसको भी बेस बोल सकते हैं और इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। सेम टू सेम ए बी को है, ए बी जो है उसको भी बेस बोल सकते हैं और उसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। कब तक कहेंगे? कब तक कहेंगे? जब तक कि रिफरेंस एंगल दूसरा पता ना चल जाए। मान लो इस एंगल के रिफरेंस में बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के रिफरेंस में बात कर रहे हैं ना, तो इस एंगल के जस्ट सामने देखेंगे। जैसे कि इस एंगल के सामने क्या है? ए बी है। इस एंगल के सामने क्या है मेरा? ए बी है। तो ए बी मेरा क्या हो जाएगा? जिस एंगल के सामने वाला साइड होगा ना, जो एंगल रेफरेंस लेंगे उस एंगल के जो सामने वाला साइड होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे और उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 90 के सामने वाला मेरा हाइपोटेनस होगा हमेशा। जो एंगल लेंगे, जो रेफरेंस एंगल लेंगे, उस एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे और जो बच जाएगा उसको हम लोग बेस कहेंगे। हो गया। एक और पॉइंट इसमें जो याद रखना है, हाइपोटेनस जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन बेस भी होगा। हाइपोटेनस जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, वो क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर से ज्यादा होता है, और बेस भी क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर से
ज्यादा ही होता है। और ये किसी भी ट्रेंगल के लिए, कोई भी राइट एंगल ट्रेंगल के लिए हो, सेम ही चीज लेना है। मान लो अगर इस एंगल के लिए ले रहे तो ये मेरा परपेंडिकुलर, अगर ये वाला एंगल को रेफरेंस लेते तो ये जो बी है ना, ये मेरा पी हो जाता, परपेंडिकुलर हो जाता। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो, इसी के जस्ट हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो एक साइंटिस्ट है जो पाइथागोरस के नाम से हम लोग जिनको जानते हैं, उन्होंने एक रिलेशन दिया था जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होगा उसका स्क्वायर कर दे, और जो बाकी के दो साइड बच गया उसके स्क्वायर का सम कर दे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दे, तो इसके स्क्वायर के बराबर में होने वाले हैं, मतलब होते ही है, ग्रांटेड होते हैं। तो ये भी मेरा इसी का है, हाइपोटेनस का ही, ये राइट एंगल ट्रायंगल का ही है, और ये इसका यूजेज भी हमें आगे में करने हैं। तो ये रहा, जैसे कि मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर 5 और ये मान लो 12 सेंटीमीटर है, तब इसे सॉल्व करेंगे और ये निकालेंगे तो ये 13 ही सेंटीमीटर आएगा। तो ये तो हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर लिए हैं, लेकिन ये हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो चलो एक दो क्वेश्चन हम लोग इस पे देख लेते हैं। हम लोग एक दो क्वेश्चंस जो है इस पे सॉल्व करना देख लेते हैं, क्योंकि इसका जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम लोग निकालेंगे ना, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, उसमें करना ही पड़ेगा। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। ये है मेरा ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसमें ये है मेरा 8 सेंटीमीटर और ये है मेरा 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या होने वाला है, अगर ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें एंगल ये पी क्यू दिया है 6 सेंटीमीटर और क्यू आर दिया है 8 सेंटीमीटर, तो हमें पी आर का लेंथ बताना है कि कितना होने वाला है। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। जो पी आर होगा वो है मेरा हाइपोटेनस, पी आर क्या है, मेरा हाइपोटेनस है। तो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और यहाँ पे मेरा पी आर का पी आर हो जाएगा, पी क्यू है 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। क्यू आर है मेरा 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64 करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और ये 100 कौन सा नंबर का स्क्वायर है, तो 10 का है, तो पी आर का वैल्यू मेरा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये रहा मेरा 10 सेंटीमीटर आंसर। बस इस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे, तब जाकर के आगे में और कंसेप्ट्स यूज में आने वाले हैं। चलो ये तो बनेगा, एक क्वेश्चंस और देखते हैं, वो थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा उसको थोड़ा सा। चलो ये है मेरा x है, y है और ये z है। इसमें ये है मेरा 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या है xy प्लस xz है 18 सेंटीमीटर। क्या है, इसका और इसका वैल्यू नहीं दिया है, इस दोनों का सम दे दिया है 18 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो वैल्यू है ना एक्स वाई है, ये वाई जेड है, ये 12 सेंटीमीटर दे दिया। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलो एक बार देख लेते हैं सॉल्व कैसे करने वाले हैं, फिर सॉल्यूशंस देख लेना। तो फिर इसको जब कॉपी में नोट करना ना, पहले क्या करना है, सॉल्यूशंस पूरा देख लेना है इसका, और देख लेने के बाद में फिर से वीडियो पॉज कर लेंगे और खुद से नोट करेंगे। ऐसा नहीं है इससे सॉल्व हम करते जा रहे हो वैसे तुम लिखते जा रहे हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व पूरा कर देंगे, फिर सॉल्व हो जाएगा तो वीडियो को पॉज करने का है, और वीडियो पॉज करने के बाद में खुद से एक बार लिखना है। मान लो ये वाला मेजरमेंट मेरा x है, तो ये दोनों का सम, मान लो अगर ये 18 है तो ये 6 होता, तो ये 12 होता, ऐसा होता ना होगा, और ये टोटल 18 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 माइनस x। अब क्या करना है हमको, अब हमको x का वैल्यू निकालने के लिए ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ना, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस वाले का यूज करना है। यहाँ पे h के सामने यहाँ पे 90 है तो h के सामने ये है, ये हो जाएगा 18 माइनस x का स्क्वायर, फिर ये इक्वल होगा, कितना इक्वल होगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होने वाला है, 18 का स्क्वायर 324 324,
फिर -2a भी होता है, तो -2 और a की जगह पे 18 और b की जगह पे x, फिर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 144। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर तो खत्म। अगर इक्वल में होता है, सेम क्वांटिटी इक्वल में हो और सेम साइन का होता है तो कैंसिल हो जाता है, तो ये दोनों के दोनों मेरे कैंसिल हो गए, तो बच कितना गया 3 2 4। ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इसको इधर बोलेंगे आ जाओ इधर, तो इधर में जाएगा तो 1 -144 इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 18 2 जा 36 x हो जाएगा, किया जाए आप माइनस, तो ये 0 4 में से 4 गया तो 0, ये 2 है तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये है 2 बच गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 इक्वल टू 36 x हो जाएगा। 18 से ये जाएगा 10 टाइम्स, 18 से ये जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 से ये जाएगा 5, तो x इक्वल टू आ गया मेरा 5 सेंटीमीटर, और x क्या था मेरा, xy था, तो ये है मेरा 5 सेंटीमीटर, और ये पूरा है 18 माइनस x, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 18, और x का वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। बस खत्म हो गया, लिख लो इसको। अब हम लोग ये सारे यूज करने हैं, अब हम लोग मेन चैप्टर पे आते हैं, जो मेरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उस पे आते हैं। ये सारे पॉइंट्स ये सब के सब में याद होने चाहिए, ये सब के सब यूज आने वाले हैं। हटा दे इसको। अब मेन हम लोग चैप्टर की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या क्या है। यहां देखो ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री जो है ना वो कंप्लीट, जो पूरा ट्रिगोनोमेट्री है वो कंप्लीट 2 वर्ड से मिलकर के बना है। सिंगल वर्ड दिख रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री है, लेकिन ये जो अकेला है ना, ये 2 वर्ड को कंबाइंड करके तब ट्रिगोनोमेट्री बनाया गया है। तो इसका जो पहला वर्ड है, इसका जो पहला वर्ड है वो है ट्रिगोनोन, और जो दूसरा वर्ड जिससे ये बना है वो है मेट्रोन। ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट। ये दोनों को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो बनता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। दोनों को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो बनता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। और इसी के अकॉर्डिंग इसमें डेफिनेशन जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का, डेफिनेशन हालांकि यूजफुल नहीं है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री, ये डेफिनेशंस का कोई यूजेज नहीं है, लेकिन फिर भी है, चैप्टर है, नया सेक्शन मिला, नया यूनिट मिला है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में तो इसका बनता ही है। तो ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है, जिसको जरूरत हो सुन लो। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। क्या पढ़ते हैं, रिलेशन पढ़ते हैं, किसके रिलेशन का, साइड और एंगल का। जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के साइड 3 होते हैं और 3 एंगल होते हैं, उसी तीनों एंगल और उसी तीनों के साइड के बीच का जो रिलेशन पढ़ते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, जो हमारे क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री में है वो कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है, तो चैप्टर 1 जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th के लिए, वो है मेरा सबसे पहला चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। जो मेरा दूसरा चैप्टर है इसी का, वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हम लोग टी रेशियोज भी बोलते हैं, ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। अगला जो चैप्टर है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मेट्रिक आइडेंटिटीज। और इसी का जो लास्ट चैप्टर है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। इस हाइट एंड डिस्टेंस को, जो चैप्टर है ना लास्ट ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस, इसको हम लोग
सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। बहुत जगह पे बहुत सारे बुक में मिलेगा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसे हाइट एंड डिस्टेंस दोनों एक ही है। इसी को और करके चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और करके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये है टोटल ये 4 चैप्टर। एक और चैप्टर था जस्ट इसी के बाद में, सम पर्टिकुलर एंगल के बाद में ही था कंप्लीमेंट्री एंगल। तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसको हटाने के बाद में मेरे सिलेबस में ये 4 चैप्टर बच जाते हैं। इस 4 चैप्टर में सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इसमें देखने वाले हैं। जिन्हें लिखना है सिलेबस यही है, ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस, जिन्हें लिखना है लिख लो। पूरा मैथ्स का सिलेबस डिटेल में बता चुके हैं क्या क्या होते हैं, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, फिर कौन से चैप्टर में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, ये सारा बता दिए। इसमें बस ट्रिग्नोमेट्री में हमें जो चैप्टर पढ़ना था वो वाला पता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ में आएगा, ट्रायंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल के मेजरमेंट और रिलेशन को पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ देखो, जो इसमें ट्रायंगल हमें यूज करना ना आया था ना, ट्रिग्नोमेट्री के डेफिनेशन में आया था कि ट्रायंगल के एंगल के और साइड के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं। लेकिन होगा कौन सा टाइप का ट्रायंगल? एंगल के बेसिस पे 3 ट्रायंगल देखे हैं, साइड के बेसिस पे भी 3 ट्रायंगल देखे हैं। तो जो हमें इसमें ट्रायंगल यूज करने हैं वो ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर ये 90 है तो इसी के सामने वाला ये साइड है तो ये मेरा हाइपोटेनस होगा, जहां तक किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं रेफरेंस एंगल कौन होगा। मान लो अगर रेफरेंस एंगल हम लोग इसको लेते हैं तो इसके सामने वाला साइड ये है तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, और ये बच गया तो ये बेस हो जाएगा। और इस चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो टोटल नंबर में काउंट करें ना तो टोटल 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब उसी रेशियोज का वैल्यू हमें पढ़ना है। अब वो वैल्यू क्या होता है, चलो यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मान लो जहां पे हम लोग P लिख दें और यहाँ पे H लिख दें, होगा ये PBH कोई ना कोई तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही होने वाला ना। साइड है तो साइड का लेंथ ही होने वाला है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही होने वाला है। अगर उसी को एक रेशियो को एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से डिवाइड करते तो वही रेशियो होता है। जैसे कि मान लो 2 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, इसका रेशियो निकालना तो क्या करते हैं, या तो 2 को 5 से डिवाइड कर देते हैं या फिर 5 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। यही ना रेशियो है। और इसी को रेशियो को टर्म में या तो कटने वाला होगा तो कटा देंगे, और नहीं कटने वाला होगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं तो इसको ऐसे भी। दोनों देखे तो रेशियो ही है, ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो। वैसे ही ये जो मेरा PBH जो है वो साइड ही होने वाला है। PBH जो है वो मेरा साइड ही होने वाला है, और ये साइड को डिवाइड कर देंगे एक साइड को दूसरे साइड से तो मेरा रेशियो निकलेगा जब डिवीजन कर देंगे तो ये मेरा क्या है, P/H एक रेशियो है। वैसे B/H भी मेरा एक रेशियो होगा, लेकिन इस रेशियो का जो है ना स्पेशल एक नाम होता है। P/H जो मेरा रेशियो है इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसका नाम है साइन। अब यहां देखो ये P किसके रेफरेंस में P है, ये H तो 90 के रेफरेंस में है, और ये P किसके रेफरेंस में था, इस एंगल पे, तो साइन थीटा। और ये है शॉर्टकट, इसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है साइन ऑफ एंगल। R लिख दो या थीटा लिख दो, दोनों तो सेम ही है। जैसे मान लो यहाँ पे 60 देता तो 60 डिग्री लिखे या एंगल R लिखे, दोनों तो सेम ही है। वैसे ही R लिखे या थीटा लिखे, चलो यहाँ पे थीटा ही कर देते हैं, जब थीटा लिखे हुए तो थीटा ही कर देते हैं। साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा इसको लिखते हैं P/H होगा। अगला जो मेरा रेशियो है वो है कोसाइन, जिसको शॉर्टकट में कोसाइन पूरा नाम है, शॉर्टकट में कॉस कहते हैं, और ये होता है थीटा। इसका वैल्यू होता है B/H होता है, B/H होता है। कॉस के बाद में जो अगला होता है वो होता है टेंजेंट, कैपिटल में लिखते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, इसको शॉर्टकट में tan थीटा कहते हैं, और इसका वैल्यू होता है P/B होता है। स्टार्टिंग में ही जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बताए थे तो उसमें बोले क्या थे, जो परपेंडिकुलर होता है, जो हाइपोटेनस होता है और जो बेस होता है, उसमें क्या बताए थे कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस जो होगा हमेशा बड़ा होगा। जैसे कि मान लो ये 2/3 है,
2/3 है। तो क्या ये कभी भी जो फ्रैक्शन है 2/3 ये 1 से ग्रेटर होगा? नहीं होने वाला है 1 से ग्रेटर। वैसे ही मेरा हाइपोटेनस हमेशा ज्यादा रहेगा और परपेंडिकुलर हमेशा छोटा रहेगा, तो ये कभी भी 1 से ग्रेटर वैल्यू नहीं होने वाला है, सेम टू सेम। लेकिन यहां पे कुछ भी हो सकता है, जहां पे परपेंडिकुलर और बेस में क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है। जब परपेंडिकुलर बड़ा होगा तो इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा, और जब बेस बड़ा हो जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा ना। जैसे मान लो बेस बड़ा रहेगा तो इसका वैल्यू 1 से छोटा, और जब परपेंडिकुलर बड़ा होगा तो इसका वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका कुछ भी हो सकता है वैल्यू। तो आर का मतलब कोई भी रियल नंबर है, चलो रियल नंबर ही लिख देते हैं, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है इसका वैल्यू। tan थीटा का वैल्यू कोई भी रियल नंबर, कोई भी फ्रैक्शन लिख दे, पॉसिबल है। वही cos थीटा का वैल्यू लिख दे तो उसका जो वैल्यू होगा ना 1 या तो 1 के बराबर हो सकता है, नहीं तो 1 से छोटा ही होगा। sin थीटा की बात करें ना, sin थीटा की बात, तो या तो इसका वैल्यू 1 होगा, नहीं तो 1 से छोटा ही होने वाला है। हमेशा में पॉजिटिव, जो ये सारे रेशियो में पढ़ने सबके सब पॉजिटिव रेशियोज है, सबको हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू रखना है। ऐसा नहीं ये तो ये देखो, तो ये भी देखो तो -1 से बड़ा ही छोटा ही ना है। जैसे -2 ले, तो ये भी देखे तो 1 से छोटा ही है, -2 जो है 1 से छोटा ही है। तो ये नेगेटिव है, तो ये वाला वैल्यू भी हमें हटा के चलना है, नेगेटिव वैल्यू हटा के चलना है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू होने वाला है हमारे लिए क्लास 10th के लिए नेगेटिव नहीं लेकर के चलना है। ये 3 के बाद में जो रेशियोज बच गए उसमें देखो कौन सा है। अगला जो है कोसेकेंड ऑफ थीटा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कोसेक लिखते हैं, और ये होता है h/p। अगला जो है वो है सेकेंड ऑफ थीटा, इसको हम लोग सेक थीटा लिखते हैं, ये होता है h/b। अगला जो है वो है कोट टेंजेंट ऑफ थीटा, इसको हम लोग कोट थीटा लिखते हैं, और ये होता है b/p। अब देखो इसके लिए कुछ वैल्यू, परपेंडिकुलर तो हमेशा हाइपोटेनस से छोटा ही होगा, इसका मतलब क्या है कि ये न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 के बराबर में होगा, नहीं तो 1 से ज्यादा होगा। सेम टू सेम इधर भी, एक मिनट, ये b होगा, सेक है ना, h/b, p सेम टू सेम 2 बार लिखा गया था, बाई मिस्टेक हो गया था। h/b ये क्या होगा, 1 से ग्रेटर ही होगा। ये वाला कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर लेंगे इसके लिए चलेगा। कॉट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और tan भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सबके सब वैल्यू पॉसिबल है। नेगेटिव वाला हमें अभी छोड़ के चलना है, सबके लिए नेगेटिव वैल्यू अभी नहीं लेने हैं, नेगेटिव वैल्यू लेंगे अगले साल से लेने वाले हैं। चलो अब यहाँ देखो कुछ रिलेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ देखो ये p/h है और ये है h/p है। ये देखो तो ये एक दूसरे का एकदम से रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे का एकदम से रेसिप्रोकल है। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या है, कोसेक का रेसिप्रोकल है, इसी का ना रेसिप्रोकल ही है। या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। फिर आगे में क्या है, कोस थीटा सेक का रेसिप्रोकल है, मतलब सेक का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोस के बराबर में होगा। और इसी को और कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। सेम टू सेम tan के लिए क्या है, कॉट का, तो इसको क्या लिखेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसको एज ए फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब यहां देखो इसमें याद रखने में ना बहुत सारा दिक्कत होने वाला है, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा याद करने में कि साइन का वैल्यू p/h होता है, कॉस का b/h होता है। एक शॉर्टकट है जिससे हम याद करेंगे। देखो शॉर्टकट क्या है, यहां देखो अगर ये तीनों हम याद कर लेते तो ये तीनों तो हमें अपने आप याद हो जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, tan का रेसिप्रोकल कॉट। ये वाला आइडेंटिटी से भी देख सकते हैं, साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, tan का रेसिप्रोकल है कॉट, देख सकते हैं ये वाले फॉर्मूले से भी।
लेकिन हम ये तीनों का फॉर्मूला एक ट्रिक से याद रखेंगे और उसके बाद में ये तीनों का निकाल लेंगे, इससे होगा क्या, मेरा पूरा का पूरा ही याद हो जाएगा। हमें करना क्या है, पहले साइन का वैल्यू, फिर कॉस का वैल्यू, फिर टैन का वैल्यू। ये बन गया डब्बा। यहां देखो, इसके सामने लिखेंगे प्रिया, ये है भाभी, ये है पसंद, यहां लिखेंगे है हम भी। अब पढ़ो एक साथ में, एक साथ में पढ़ो। प्रिया भाभी की पसंद है हम भी। ये होगा पूरा ट्रिक याद करने का, तीनों ही याद रहेगा। क्या, प्रिया भाभी की पसंद है हम भी। अब करना क्या है, प्रिया का पी और है का एच आ गया साइन। कॉस के लिए भाभी का बी, हम का एच, कॉस का देखो बी बाई एच। टैन के लिए पसंद का पी और भी का बी, आ गया टैन, आ गया टैन, बस खत्म। जी बस याद रखना है और काम बन गया। प्रिया भाभी की पसंद है हम भी, खत्म बस। प्रिया का पी और है का एच, फिर भाभी का बी और हम का एच, फिर पसंद का पी और भी का बी, खत्म। अब इससे क्या कर सकते हैं हम, जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू है वो याद रखेंगे, तो बाकी जो तीन बच गए ना वो अपने आप निकल जाएंगे। तो चलो हो गया ये। अब इसे हटा करके इस पे थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे करेंगे। लिख लो लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो। ये सब बस याद रखने के लिए शॉर्टकट तरीका है, किसी को याद वाद ना हो, हालांकि याद हो जाने वाला है, इतना छोटा सा है कोई भी याद कर लेगा, लेकिन किसी को याद करने में दिक्कत उक्कत हो तो कर सकते हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चंस। हटा दिया जाए इसको, ये 1 हो सकता है या 1 से छोटा होगा साइन का वैल्यू। कॉस का वैल्यू जो है वो 1 से हमेशा छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। टैन का जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है। कॉसेक का जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर ही होगा या 1 के बराबर में होगा। सेक का जो वैल्यू है वो 1 के ग्रेटर होगा या 1 के बराबर में होगा। कॉट का जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है। हो गया, हटा दिया जाए इसको। चलिए भाई हटा देते हैं इसको। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो भी वैल्यू होगा सबका सब पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव हमारे लिए नहीं बना है। अगले साल है नेगेटिव वाले, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव से मतलब रखना है। अब यहां देखो क्वेश्चंस में हमें ये फॉर्मूले याद कर ले, हम ये फॉर्मूले कितने भी याद कर ले और उसका यूटिलाइज करने ही ना है तो कोई फायदा नहीं होता है। जैसे हम तीर बना ले, जैसे कि देखे होगे महाभारत देखे होगे, रामायण देखे होगे, जिसमें राम भगवान बहुत सारे भगवान जो थे ऐसा तीर खींचते थे, मारते थे, किसी को मर जाता था। उस टाइम पे गन थोड़ी निकालते थे और ऐसा थोड़ी कि राम जी बोलते थे सरेंडर कर दो अपने आपको, नहीं तो यहाँ पे तोप से उड़ा देंगे, ऐसा थोड़ी करते थे। तीर निकालते थे, मारते थे, वो सामने वाला खत्म। सेम टू सेम जब मेरे पास जो भी टूल्स है, जो भी हथियार है, उसका यूटिलाइज नहीं सीखेंगे तो खत्म हो जाएगा, दिन पे दिन हो जाएगा ना। जैसे देखोगे पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, इंडिया में ही है, पाकिस्तान में किसी को मारना है, बस ब्रह्मास्त्र पर नाम ले लो कि इस आदमी को यहाँ पे मारना है, छोड़ दो, पाकिस्तान में घुस के मार देगा। अब भी किसी को मारना हो तो कैसे मारोगे, दिक्कत है ना। लेकिन तीर चलाना हम लोग छोड़ देंगे तो छोड़ने से क्या होगा, धीरे 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 हम लोग भूल ही गए। वैसे ही सेम टू सेम ये भी है, जब ये हम सीख रहे हैं तो इस पे क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी धीरे धीरे भूल ही जाएंगे। तो मान लो यहाँ पे ट्रायंगल है एक्स वाई जेड और ये वाला है एंगल मेरा अल्फा और ये है 90। अब हमें अल्फा के लिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज का वैल्यू लिखना है। एंगल अल्फा के लिए फॉर अल्फा एक्सप्रेस या फिर राइट भी कर सकते हैं, ऑल टी रेशियोज। ऑल टी रेशियोज का मतलब
6 को है ही, 6 का वैल्यू लिख देना है। अब यहां देखो, ये y है 90, तो y के सामने वाला क्या होगा, h। इस एंगल के रेफरेंस में पूछ रहा है, तो इस एंगल के सामने वाला क्या होगा, p हो जाएगा, तो e वाला मेरा बचेगा जो b हो जाएगा। अब चलो 1 by 1 देखते हैं। तो साइन होता है, तो चलो साइन हो गया। फिर कॉस होता है, तो चलो कॉस हो गया। फिर tan होता है, तो चलो tan हो गया। अब इसका वैल्यू रखना होगा। होता क्या है, साइन कॉस tan में क्या होता है, प्रिय, भाभी, पसंद है, हम भी। हो गया, लिख लिया सबका। अब p का वैल्यू देखो, इसमें क्या है, यही है ना p, वाई जेड, तो ये होगा वाई जेड। h एक्स जेड, कॉस का वैल्यू देखो कॉस, b एक्स वाई, h एक्स जेड, tan के लिए p है वाई जेड, b एक्स वाई। इसका रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, ये p बाई एच है तो वो h बाई पी हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स जेड ऊपर में, एक्स जेड ऊपर में, वाई जेड नीचे में, वाई जेड नीचे में। कॉस का उल्टा सेक होता है, क्या हो जाएगा, b बाई एच है तो वो h बाई b हो जाएगा। ये है एक्स वाई, तो ये एक्स वाई नीचे में एक्स जेड, तो एक्स जेड ऊपर में, और ऊपर में है एक्स वाई, तो एक्स वाई नीचे में। कॉट tan का उल्टा कॉट, ये p बाई बी है तो वो b बाई पी। ये कितना हो जाएगा, x, और ये वाई जेड ऊपर में है और एक्स वाई नीचे में, तो एक्स वाई, और ये हो जाएगा खत्म। अब यहाँ पे देगा क्या, क्वेश्चंस में, बुक्स में क्वेश्चंस में क्या मिलेगा, यहाँ पे नंबर मिलेंगे 2 4 6 8 ऐसे नंबर से मिलेंगे। तो नंबर्स वाले भी देखेंगे। पहले ये सब लिखना तो सीख जाए ना भाई मेरे, पहले ये सब लिखना तो हमको आना चाहिए ना। पहले लिखना ही नहीं आएगा तो ये सब वैल्यू रखेंगे कैसे, तो पहले हमको लिखना भी आना चाहिए ना। तो लिखना सीख जाएंगे ना, लिखना सीख जाएंगे, एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे, तो कुछ नहीं, बस वही वाला वैल्यू उठा कर रख देना है। तो मेन अभी जो मेरा एम है, लिखना सीखना है कि कैसे लिखते हैं, वो सीख लेंगे, खत्म बस। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, हटा दे इसको। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना कि ये सब कैसे हो रहा है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मूला याद करने का शॉर्टकट तरीका बता ही दिए कि कैसे याद करने हैं, बस वही उठा के रख देना है, हिसाब पीटा है। चलो भाई, हो गया। एक क्वेश्चन और इस टाइप का करेंगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू पे आने वाले हैं हम लोग। एक क्वेश्चन इस टाइप का और करेंगे, उसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू पे आ जाएंगे। ए बी सी डी, ये है एंगल अल्फा और ये है एंगल थीटा। फाइंड ऑल टी रेशियोज फॉर थीटा एंड अल्फा। अल्फा और थीटा के लिए, अल्फा और थीटा के लिए, थीटा के लिए भी और अल्फा के लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6 है ना, उस 6 को एक्सप्रेस कर देना है, निकाल देना है। तो चलो एक बार देखते हैं क्या होने वाला है। यहां देखो, पहले देखते हैं थीटा के लिए, फॉर एंगल थीटा। एंगल थीटा के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के सामने क्या है, थीटा कौन सा ट्रायंगल में है, ये छोटकू से में, ए डी सी में है, ये छोटकू ए डी सी में है मेरा थीटा। ये थीटा के सामने सामने क्या होगा, पी हो जाएगा। तो पी मेरा क्या है, ए डी, तो यहाँ पे ए डी लिख देंगे पी। बेस क्या हो जाएगा, जे वाला सी डी, तो बेस हो जाएगा सी डी। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाला 90 ई है, तो ए सी जो है मेरा यही। पी बी एच तीनों के तीनों निकल गए हैं, तब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना है लिख सकते हैं। पी बी एच जब निकल गया है तो कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। जैसा कि पहला मेरा साइन क्या है, साइन है, कॉस है, टैन है।
साइन के लिए क्या लिखेंगे? साइन क्या होता है? साइन का क्या बताते हैं? प्रिया भाभी की पसंद है हम भी। पी का वैल्यू, पी है एडी, एच है एसी, बी क्या है सीडी, एच एसी, पी एडी, बी सीडी। हो गया। आगे में देखो, इसके उल्टे क्या होते हैं? कॉसेक। ये पी बाई एच होता है तो क्या हो जाएगी? एसी ऊपर में तो एसी एडी। कॉस के उल्टा सेक। ये है बी बाई एच तो वो होगा एच बाई बी। ये सी डी बाई एसी है तो वो हो जाएगा एसी बाई सी डी। टेन के उल्टा कॉट। ये है पी बाई बी तो वो है बी बाई पी। ये एडी बाई सी डी तो वो हो जाएगा सी डी बाई एडी। बस आ गया समझ में? ये था सिर्फ और सिर्फ मेरा एंगल थीटा के लिए। अभी अल्फा के लिए भी पूछा है बकलोज। अभी ये सिर्फ और सिर्फ हम थीटा के लिए एक्सप्रेस किए हैं। अभी ई बकलोज क्वेश्चन में अल्फा के लिए भी पूछा है तो अल्फा वाला भी हमें निकालना है। तो अब यहां देखो, थीटा वाले में कोई दिक्कत नहीं है, थीटा वाला हो गया। अब अल्फा वाला देखते हैं, सेम टू सेम ही करना है। फॉर एंगल अल्फा, एंगल अल्फा के लिए इसके लिए पी क्या होगा? इसके सामने सामने, इसके लिए पी क्या होगा? सामने सामने बीडी है तो इसके लिए पी क्या हो जाएगा? बीडी। इसका एच क्या होगा? ई 90 है तो इधर भी तो 90 होगा, तो 90 के सामने क्या है? ए बी है तो इसका एच कितना होगा? ए बी। तो मेरा बी बेस कितना हो जाएगा? बच कौन गया? बच कौन सा गया? ए डी बच रहा है ना, तो इसका बेस ए डी हो जाएगा। फिर से वही साइन कॉस टेन हो गया। साइन का वैल्यू प्रिया भाभी पसंद है हम भी हो गया। टी बी डी है, बी डी एच ए डी, बी ए डी एच ए बी, पी बी डी है, बी ए डी है। साइन का उल्टा कोसेक। पी बाई एच तो इसी को उल्टा कर देंगे, डायरेक्ट अब कर सकते हैं। ए बी बाई बी डी, इसका सेक होता है। अगला है कॉस, कॉस का उल्टा सेक। ये ए डी और ए बी है तो ये हो जाएगा ए बी ए डी। टेन तो हो जाएगा कॉट, और ये है बी डी बाई ए डी तो ये हो जाएगा ए डी। हो गया। जो क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड ऑल टी रेशियोज फॉर थीटा एंड अल्फा, तो थीटा के लिए और अल्फा के लिए सारे वैल्यू, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए। बस यही करना था मेरा। हो गया भाई। इसे इरेज करते हैं। अब न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस एक दो देखते हैं, उसके बाद में भाई अगले वीडियो में, इस वाले वीडियो में एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। भाई कुछ आए हैं तो कुछ प्रैक्टिस के लिए करके जाएंगे, तब ना भाई बुक में अटेम्प्ट करेंगे, तब ना बुक सॉल्व करेंगे। बुक सॉल्व करने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। हटा दे जाए इसको, ये भी है वो भी है। चलिए भाई हटा देते हैं इसको। हट गया। इसके बाद हम लोग जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चंस क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, इसमें ये बी ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और ये वाला एंगल जो दिया है ये दे दिया है थीटा। फाइंड ऑल टी रेशियोज फॉर एंगल थीटा।
मतलब अब हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, एंगल थीटा के लिए निकालने हैं। अब यहाँ देखो एंगल थीटा के लिए देखेंगे तो मेरा बेस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या होने वाला भाई, हाइपोटेनस तो दिया ही नहीं है। अब हाइपोटेनस नहीं दिया तो क्या होगा, अब तो बवाल हो जाएगा भाई। तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालने के लिए सॉल्यूशंस में पहले हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 के सामने वाले का स्क्वायर बराबर होता है जो दो को बच गया उसके स्क्वायर के सम, तो ये है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर तो हमें निकालना है, AB का स्क्वायर, AB है 6 का तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, AC स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, AC स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों ऐड करेंगे तो 100 और इसलिए AC का वैल्यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आगे ये 10 सेंटीमीटर। फॉर एंगल थीटा, अब देखेंगे एंगल थीटा के लिए, फॉर एंगल थीटा के लिए मेरा P कितना है, एंगल थीटा के लिए मेरा P है AB और AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे B कौन है, BC है और इसका वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। बच गया H कौन है, H 90 के सामने वाला तो वो है AC, तो यहां पे लिख देंगे AC और इसका वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। अब वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, सबका वैल्यू कैसे याद रखे हैं पता ही है। प्रिया भाभी की पसंद है हम भी, लिखिए अब यहाँ पे P कितना है 6, H कितना है 10, कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 3 और 2 से कटेगा तो 5। कॉस के लिए B कितना है 8 और H है 10 तो 8/10, फिर से कटेगा तो 2 से कटेगा तो 4 और 2 से कटेगा तो 5। इसके लिए बात करेंगे तो ये 6 और 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, 8, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 4। इसका रेसिप्रोकल की बात करिए तो वो होता है cosec, तो E है इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा तो ये 3/5 है तो वो हो जाएगा 5/3। सेम टू सेम cos का उल्टा sec, ये है 4/5 तो वो हो जाएगा 5/, और tan का उल्टा cot होता है तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B है, ये 3/4 है तो वो हो जाएगा 4/, हो गया, लिख लिए। टेंशन नहीं लेना कि हमको बनाने का मौका ही नहीं दे रहे भाई, ये बना लेंगे ना, बता देंगे तो क्वेश्चंस देंगे प्रैक्टिस के लिए। मतलब ये सारे जितने पॉइंट्स बता रहे हैं, जितने टॉपिक्स बता रहे हैं ना, उस सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देंगे करने के लिए, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे भाई। उसका टेंशन हमको भी है, उसका टेंशन मेरे को भी है कि क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे कराना है। हो गया ये, हटा दीजिए इसको। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ये तो क्वेश्चन ही नहीं दे रहा बनाने के लिए, वैसा वैसा कुछ नहीं सोचना है, देंगे भाई बनाने के लिए क्वेश्चंस। बोले हैं कि बहुत चीज कराने वाला है, बहुत चीज मिलने वाला है, तो जरूर मिलने वाला है। जब बोल दिए है मिलने वाला है तो मिलने वाला है, बस बात खत्म। समझ क्या रखे है, ऐसे ही आएंगे बोल के कुछ चल जाएंगे, नहीं भाई, जो बोलेंगे वो करेंगे भी। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो उसमें क्या दिया है, इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल टी रेशियोज। अगले टाइप का क्वेश्चन है ये, क्या होगा इसमें, क्या देगा, cos के जगह पे कोई सा भी एक रेशियो दे देगा, जरूरी नहीं कि cos ही देगा, cos के जगह पे tan थीटा भी दे सकता है, cot भी दे सकता है, sec भी दे सकता है, cosec भी दे सकता है, sin भी दे सकता है। टोटल 6 रेशियो में से कोई एक रेशियो दे देगा और बोलेगा कि बाकी के जो बच गए ना, बाकी के 5 बच गए, 6 होते एक दे दिया तो 5 बचे, उस 5 का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ देखो cos थीटा को cos थीटा लिख देंगे और जानते हैं cos थीटा का वैल्यू दिया है 3/5 और cos का वैल्यू क्या होता है B/H। तो जब कंपेयर करेंगे ना तो B का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 3K और H के जगह पे लिखेंगे
5 के नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं के यहाँ पे नहीं लिखेंगे तभी भी चलेंगे, लेकिन बहुत सारे टीचर होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग के लिखना सही होता है। और के नहीं लिखेंगे तभी भी सही है, लेकिन के लिखेंगे तो एप्रोप्रिएट सही होगा, पूरा पूरा एकदम एग्जैक्ट सही होगा, इसलिए के लिखना बनता है। इसमें मेरा पी मिसिंग है, तो पी निकालेंगे। अब पी कैसे निकालते हैं, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच के जगह पे 5 के इसका स्क्वायर इक्वल होगा, पी का तो निकालना ही है, और बी के जगह पे 5 का स्क्वायर 25 और के का के स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 के स्क्वायर माइनस ये 9 के स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 में से 9 जाएगा तो 16 के स्क्वायर, इसलिए मेरा पी का वैल्यू हो जाएगा 4 के, पी का वैल्यू हो जाएगा 4 के। अब हमें क्या लिखना है, कॉस, तो साइन लिखो, साइन क्या होता है पी बाई एच। अब भाई याद हो जाना चाहिए फार्मूला अब याद हो जाना चाहिए, पी बाई एच। अब पी बाई एच जो है मेरा, तो ये पी देखो 4 के है और एच देखोगे तो 5 के आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4/5। साइन के बाद में कॉस दे दिया है, tan बच गया, tan क्या होता है पी बाई, पी कितना है 4 के, बी कितना है 3 के, 4/3। इसके बाद में कौन सा बचेगा कोसेक, क्या होता है एच बाई पी, एच कितना है 5 के, पी कितना है 4 के, तो ये क्या हो जाएगा 5/। इसके बाद है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा का एच बाई बी, एच कितना है 5 के, बे 3 के है, ये हो जाएगा 5/3। लास्ट कॉट थीटा, कॉट क्या होता है बी बाई पी, बी कितना है तो बी देखोगे यहाँ पे तो 3 के मिलेगा, तो ये होगा 3 के, और पी देखोगे तो कितना है पी मेरा 4 के, कटेगा तो 3/4, और ये मेरा फाइनल आंसर बन गया। बस लिख लिए। अब कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, जिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है इस वीडियो को देखने के बाद में, ताकि आपका भी सही हो जाए। और अभी ये नहीं कि यही 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सीख गए तो होगा, अभी और भी टाइप का क्वेश्चन बच गया है, अभी बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन है जिसे हम लोग अगले वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए भाई इसे फटाफट लिख लीजिए इसको। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के लिए देखते हैं, वही क्या होगा बोलने का कोई जरूरत लगभग हमको नहीं लगता। लिख लिए, जब भी पूरा क्वेश्चन हो जाए लिख दे सॉल्यूशंस, तो जो डाउट हो तो लिख लीजिएगा, ये इंतजार नहीं कीजिएगा कि सर कहेंगे तभी लिखेंगे। जो कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं जिन्हें याद रखना है, यहाँ देखो साइन थीटा है ना, तो इसका मतलब ई नहीं होता है कि इस ई वाला है साइन, ई नहीं होता है। जो साइन जो नाम है ना साइन, ये एंगल के बिना अधूरा है। ऐसा नहीं कि ई एगो अलग मटेरियल है, ई एगो अलग मटेरियल है, दोनों को गुना कर दिए है। गुना कब करते हैं जब ई वाला वैल्यू कुछ और हो, ई वाला वैल्यू कुछ और, तब मल्टीप्लाई करते हैं। ई वाला कुछ है ही नहीं है तो इसके साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। साइन जो है ये हटा दे तो साइन कुछ नहीं है, साइन ये हटा दे तो साइन कुछ नहीं है, ये एंगल इसके साथ में जुटेगा तब इसका वैल्यू निकलेगा, तो इसी को इससे कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है। ये अलग अलग चीज है, ये सेम चीज है, ये अलग चीज है, ये हमें याद रखना है। हो गया। और जो याद रखना है वो साइन कॉस टेन क्या होता है, प्रिया भाभी की पसंद है हम भी। साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये h बाई पी, कॉस का सेक तो ये h बाई बी, टेन का उल्टा कॉट तो वो b बाई
पी बन गया। इतना याद रखना है, ये दोनों पॉइंट्स याद रखना है। इसके बाद में ये भी याद रखना है, साइन इंटू कॉस एक 1 होता है, फिर कॉस इंटू सेक उल्टा हो जा रहा है ना, ये भी 1 होता है, फिर tan इंटू कॉट ये भी 1 होता है। आया समझ में? फिर इसके बाद में tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा, फिर कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाई साइन थीटा। ये बताया नहीं है कि कैसा है, चलो थोड़ा सा बस 1 मिनट का ही काम है। tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस बताया नहीं है कैसा है वह, लेकिन देख लेते हैं। अब यहाँ देखो साइन लिख देते हैं और नीचे में कॉस लिख देते हैं। तो साइन देखोगे तो क्या होता है, p बाई एच होता है, तो ये हो गया p बाई एच। कॉस देखो तो क्या होता है, p बाई एच होता है, तो ये हो गया b बाई एच। h से h मेरा कैंसिल, तो क्या बनेगा p बाई b। अब p बाई b देखोगे तो क्या होता है, tan होता है। तो यही ना लिखे है tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, बस यही लिखे हैं। तो आज के लिए हमें क्या याद रखना है, ये सब चीज याद रखना है, ये सारी चीज याद रखने हैं। तो ये तो हो गया याद रखने वाला चीज। बनाने वाला चीज क्या है, तो याद रखने वाला चीज देख लो, तो बनाने वाला चीज को देखते हैं। बस 2 से 3 ही क्वेश्चन देंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें करने हैं वे है MNO और ये वाला 90 है, और यहां पे ये है 17 सेंटीमीटर और ये वाला है 15 सेंटीमीटर। फाइंड ऑल T रेशियोज फॉर एंगल। चलो मान लो यही वाला है, अल्फा दे दे, फॉर एंगल अल्फा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें करना है वो है इफ cosec A इक्वल टू, if cosec A इक्वल टू 41/9 find all remaining T ratios। बस ये एक क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन है। अगर टाइम रहते आपसे बन जाता है तो आप बनाने के बाद भी फिर से वीडियो स्टार्ट करके एंड में आकर के या फिर कहीं पे भी जाकर के किसी भी जगह पे आकर के इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, अगर मन करे तब भी। क्या इसका आंसर क्या होने वाला है और इसका आंसर क्या होने वाला है आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपका कभी मन करे तो। देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या हम लोग देखने वाले हैं, इसी से आगे इसी से रिलेटेड थ्योरम तो इतना ही, मतलब थ्योरी तो इतना ही पढ़ना है, फॉर्मूले उतना ही पढ़ने हैं, बस इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो हमें करने चाहिए और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है जो इस एक वीडियो में लाना नहीं लगा है, मतलब कि नहीं आ पाया है, क्योंकि थोड़ा और भी 1 घंटा के आसपास और लग जाता। तो उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव के साथ में, जो भी क्लास 10th में उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और मिलते हैं अगली वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए